बुलेटिन में खुशामदीद। आपको बताएं कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह इसराइली हमले में शहीद हो गए। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने सरबराह हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी पैगाम में हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत की और कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। हसन नसरुल्लाह के कत्ल से मज़ाहमत को तक़वियत मिलेगी। सुबह जनूबी बैरूत में इसराइली फौज ने हमला किया था और दावा किया कि हसन नसरुल्लाह कि सरबराह हसन नसरुल्लाह अपनी बेटी और रहनुमा समेत शहीद हो गए। हसन नसरुल्लाह ने उनकी शहादत की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की थी और कहा कि सरबराह से राबिता मुमकिन नहीं। अब कुछ देर कबल हिजबुल्लाह ने अपने लीडर की शहादत की तस्दीक कर दी है। अफसोसनाक खबर सामने आई है। आज हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। एक बर्बरियत सामने आई इसराइल की जानिब से। आज सुबह जनूबी बैरूत में इसराइली फौज ने हमला किया और दावा किया कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अपनी बेटी और रहनुमाओं के साथ शहीद हो गए। आपको बताते चलें कि आज सुबह ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। हिजबुल्लाह ने इनकी शहादत की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की थी और कहा कि सरबराह से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा। अब कुछ देर कबल हिजबुल्लाह ने अपने लीडर की शहादत की तस्दीक की है। आपको बताते चलें कि यह अफसोसनाक वाक़या सामने आया, इसराइल की बर्बरियत सामने आई और लेबनान की मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की इसराइली हमलों में शहीद होने की तस्दीक कर दी। हिजबुल्लाह की जानिब से जारी पैगाम में हसन नसरुल्लाह की शहादत की मजम्मत की गई और कहा कि इसराइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। नसरुल्लाह के कत्ल से मज़ाहमत को तक़वियत मिलेगी। सुबह जनूबी बैरूत में इसराइली फौज ने हमला किया और दावा किया कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह अपनी बेटी और रहनुमाओं समेत शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने उनकी शहादत की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं की और कहा था कि सरबराह से राबिता मुमकिन नहीं हो रहा। अब कुछ देर कबल हिजबुल्लाह ने अपनी लीडर की शहादत की तस्दीक कर दी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। बताएं कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी मुजरिम जान लें, वो हिजबुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही मामूली हैं। अपने बयान में आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा। उन्होंने कहा कि खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें शाना बशाना खड़ी हैं और हिजबुल्लाह की हिमायत करती हैं। खित्ते में तकरीर के तयन की मज़ाहमती क़ुव्वतों के जरिए किया जाएगा। उन्होंने ऐसी भी बात की है और उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह सबसे आगे है। आपको एक बार फिर बताते चलें, अफसोसनाक वाक़या पेश आया था और उसके बाद इस वक्त जो है आयतुल्लाह खामनई को एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी मुजरिम जान लें, वो हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही मामूली हैं। अपने बयान में आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी हुकूमत के हुक्मरान दहशतगर्द गिरोह ने गजा में जारी मुजरिमाना जंग से कोई सबक नहीं सीखा है। उन्होंने कहा कि खित्ते की तमाम मज़ाहमती क़ुव्वतें शाना बशाना खड़ी हैं और हिजबुल्लाह की हिमायत भी कर रही हैं। खित्ते की तकदीर और उसका तयन मज़ाहमती क़ुव्वतों के ज़रिए किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिजबुल्लाह सबसे आगे है। बात की गई है हिजबुल्लाह के हवाले से कि उनको बड़ा नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और इस वक्त उन्हें एक महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने कहा है कि सेहूनी मुजरिम जान लें, वो हिजबुल्लाह को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ही मामूली हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं हुमा बकाई। वेलकम करेंगे, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे, एक अफसोसनाक वाक़या है? जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का सेशन हो रहा था और हम सबका ख्याल था कि शायद अमन की तरफ, जंगबंदी की तरफ कोई पेशरफ्त होगी। ये तो समझिए बिसात बिल्कुल पलट गई है और सूरत हाल और भी मखदूश हो गई है। हिजबुल्लाह को जो उन्होंने डायरेक्टली टारगेट किया और उसके बाद जो ईरान से स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें ये भी शामिल है कि अगर उन्हें फोर्स ऑन ग्राउंड चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। तो इन सम वेज ईरान भी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ रहा है। टॉप लीडरशिप अंडरग्राउंड हुई है। ये दो बातों की अक्कास हो सकती है। पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमास की और फिर हिजबुल्लाह की लीडरशिप टारगेट हुई है तो खदशा ये होगा कि शायद अब ईरान की लीडरशिप को भी टारगेट किया जाए। तो ये प्री एम्प्टिव प्रिकॉशन भी हो सकती है, लेकिन ये इस बात का इशारा भी हो सकता है कि जंग में खुलकर हिस्सा लेगा ईरान।
اور اگر ایسا ہوتا ہے تو غیر ریاستی اور ریاست کے بیچ میں جو جنگ ہے وہ دو ریاستی اداروں کے بیچ میں بن جائے گی. تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. اور میں تواتر کے ساتھ بات یہ کہہ رہی ہوں کہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایک سمجھیے ریجنل کانفلکٹ جو پھیل رہا ہے کجا اس کے کہ ختم ہو 10 مہینے ہو گئے وہ اب ایک گلوبل کانفلکٹ میں کنورٹ نہ ہو جائے, کیونکہ جی. اگر ایران کھل کے سامنے آتا ہے تو پھر امریکہ بھی اور کھل کر سامنے آئے گا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جیسے کہ آپ نے جنگ کے بھی اشارے دیے اور کل وزیر اعظم شہباز شریف بھی اقوام متحدہ سے جب خطاب کر رہے تھے انہوں نے بھی اسی طرف اشارہ کیا, لیکن ایک اہم چیز یا اہم نقطہ یہ بھی ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے, وہاں پر ممالک موجود ہیں اور انڈیکیٹ بھی کیا گیا کہ اگر اسرائیل اس بربریت سے باز نہ آیا تو خطرناک نتائج ہوں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج اتنی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو یہ میسج کیا جاتا ہے پوری دنیا کے ممالک کو, کیونکہ متعدد ممالک ایسے ہیں جنہوں نے احتجاج بھی کیا, واک آؤٹ بھی کیا کل نیتن یاہو کے اجلاس میں خطاب کرنے سے پہلے, تو میسج کیا جاتا ہے اس کارروائی کے بعد؟ دیکھیے میسج ایک تو بالکل واضح میسج ہے جو سمجھیے سرفس پہ ہے, اور وہ میسج یہ ہے کہ اسرائیل کو نہیں ریسٹرین کیا جا سکتا, کیونکہ یہ جو کانفلکٹ ریزولوشن کے پوسٹ ورلڈ وار 2 کے ادارے تھے ان پر ان ریاستوں کا کنٹرول ہے جو اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہیں, لہٰذا اسرائیل کو نہ ان کا کوئی خوف ہے نہ ان کے روکنے سے وہ رکتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی, اور یونیلیٹرل انٹروینشن جو ہے وہ اب ایک نارم بن گئی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے, کیونکہ روکنے والوں کی حصہ داری ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارا گلوبل آرڈر ہے وہ بالکل فریکچر ہو کے رہ گیا ہے, اور یونائٹڈ نیشنز جیسے ادارے جو ہیں وہ صرف بات کر سکتے ہیں, وہ غیر فعال ہو گئے ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر گلوبل آرڈر فریکچر ہو رہا ہے اور بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو کیا ہم ایک اور بڑی کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس سے صورتحال جو ہے پھر دوبارہ ٹھیک ہو. کیونکہ اگر ایران اس جنگ میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ پھر ریجنل کانفلکٹ نہیں رہے گا, یہ گلوبل کانفلکٹ بن جائے گا, اور اس کا سب سے بڑا خدشہ ہے جو ہر ایک کو نظر آ رہا ہے. اور اب ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مطلب غیر فعال نہیں رہا تھرڈ ورلڈ وار کا امکان. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, بالکل آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے وہ ڈیفینیٹلی بڑا اوبویس ہے, لیکن یہ بتائیے کہ امریکہ کہاں پہ کھڑا ہے, کیونکہ امریکہ نے آج بھی اور کل بھی اپنے خطاب میں بھی بڑا کھل کر انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو اقدامات کر رہا ہے اس کی انہوں نے بالکل پشت پناہی کی, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیتن یاہو کا خطاب تھا اس میں بھی یہ کہا گیا اور امریکہ کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اپنے دفاع کے لیے یہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آج بھی انہوں نے بجائے مذمت کرنے کے یہ کھل کر کہا کہ جو بھی ہوا, جو حملہ ہوا وہ بالکل بجا ہے. تو امریکہ کے سٹیکس ہیں وہاں پہ امریکہ کا, اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ عالم اسلام کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے اگر اوورآل ہم دیکھیں اس سچویشن کو. تو دیکھیے امریکہ کا جو ریئیکشن آیا اس سے تو مجھے قطعاً کوئی حیرت نہیں ہوئی. امریکہ اس وقت الیکشن کے سیزن میں ہے, اور یہ بات ہر ایک جانتا ہے جو امریکن الیکٹورل پالیٹکس کو ذرا سا بھی سمجھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کا خواب بھی وہ جماعت نہیں دیکھ سکتی اگر وہ جیو لابی کے یا اسرائیل کے خلاف جائے. تو چاہے ٹرمپ آئیں چاہے کمالا ہارس آئیں, اسرائیل کی اسی طور انکنڈیشنل سپورٹ جاری رہے گی. لپ سروس ہوگی, باتیں ہوں گی, لیکن وہ اسرائیل کو جسٹیفائی بھی کریں گے, اسرائیل کو پروٹیکٹ بھی کریں گے, آرمز کی ترسیل بھی جاری رہے گی. اور یہی وہ رویہ ہے جو اس وقت گلوبل آرڈر کو فریکچر کر رہا ہے. جو مسلم امہ کی بات ہے تو میں تو گزارش کروں, افسوس ہوتا ہے لیکن وہاں پر تو مجرمانہ خاموشی ہے, بالخصوص عرب ورلڈ میں. عراق میں 3 روز کا سوگ اناؤنس ہوا ہے نصر اللہ کی شہادت کے بعد, لیکن کیا اس کا کوئی اسٹریٹجک رسپانس آئے گا یا آپ کو کوئی کلیکٹیو رسپانس نظر آتا ہے, اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا. اور اس کی لارجلی وجہ یہ ہے کہ اے سیمیٹری آف پاور ہے, اور یہاں پر کوئی عرب یا مسلم کنسنسس نہیں ہے اسرائیل کے خلاف. انہوں نے وہ بہت عرصے پہلے اس کو کمزور کر دیا تھا. اچھا ہما بقائی صاحبہ, یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ایران کی طرف سے تو سوگ کا اعلان کیا گیا ہے, تو کیا پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے بھی کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر کیا جائے گا؟ جی, پاکستان مذمت بھی کرے گا اور اس بات کا اظہار بھی کرے گا, لیکن مذمت کے آگے تو پاکستان کا اکیلے کوئی کردار نہیں ہو سکتا. اور میں تواتر کے ساتھ یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری معاشی مشکلات ہیں وہ ہمیں کسی بھی اس طرح کی صورتحال کا کھل کر حصہ لینے سے ہمیں روکتی ہیں, اور ہمیں لینا بھی نہیں چاہیے, ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے.
जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद थी माहिर बैनुल अक़वामी उमूर डॉक्टर हुमा मकाई साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताया चले कि इस वक्त पीटीआई ने लियाकत बाग में आपको बताएं कि सील कर दिया है उसको, और मोबाइल और मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों में फायर व्हीकल्स, एम्बुलेंस और दीगर शामिल हैं। लियाकत बाग रावलपिंडी सील कर दिया गया है। दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई है। मोबाइल फ़ोन और मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी। इसके अलावा 40 से ज़्यादा रेस्क्यू 1122 के एहलकार भी रेस्क्यू गाड़ियों के साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हफ्ता 28 सितंबर को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने का ऐलान कर रखा है, ताहम इंतजामिया की जानिब से इसका ताहाल जलसे की इजाज़त अभी तक नहीं दी गई है। जलसे का इजाज़तनामा ना मिलने पर सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम ने कहा है कि अगर कल हमें लियाकत बाग पिंडी में जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर इसी जगह पर एहतजाज करेंगे, जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी लियाकत बाग के बाहर और अंदर तैनात कर दी गई है। पुलिस ने चहलकदमी के लिए आने वाले अफराद को भी बाहर निकाल दिया है। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा पीटीआई के काफ़िले रावलपिंडी एहतजाज के लिए रवां दवां। रावलपिंडी में एहतजाज के लिए काफ़िले में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। रुकावटें हमारा रास्ता नहीं रोक सकती, वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर का बयान सामने आ गया। हम हर सूरत में आज अपना एहतजाज करेंगे, कारकुनान पुरज़्म हैं, कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। आपको बताते चलें, इससे कबल सोआबी में रेस्क्यू टीमें, एम्बुलेंस, क्रेन और फायर फाइटर्स की गाड़ियां भी खड़ी कर दी गई थीं। इस हवाले से हुक्काम का कहना है कि रेस्क्यू की गाड़ियों और एहलकारों को इमरजेंसी खिदमात फराहम करने के लिए भेजा गया है। इलावा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं की एहतजाज में शिरकत के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई थी। और फिर दूसरी ही जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीटीआई पर खुली तनकीद सामने आई है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं, यह एहतजाज शुरू कर देते हैं। फितना ग्रुप ने आज रावलपिंडी में फसाद का प्रोग्राम बना रखा है। अली अमीन फितने से निकल चुके हैं, इन्हें अपने सूबे की फिक्र ही नहीं। हम भी इनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़मा बुखारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को सूबे की कोई फिक्र नहीं, रावलपिंडी में तमाशा लगाने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे। दफा 144 नाफिज है। इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो सवाबी के लिए निकल चुके हैं। और सवाबी पे वो क्यों जा रहे हैं? सवाबी में वहाँ वो क्रेन्स, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनकी वहाँ तैयार है, और वो उन्होंने लेकर जो है वो पिंडी पे यलगार करने के लिए आना है। एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर इनको बता देना चाहती हूँ कि पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। 144 इस वक्त जो है वो लगी हुई है पिंडी के अंदर। रेंजर्स जो हैं उनको भी जो है वो डिप्लॉय किया गया है। उन्होंने कहा कि हमें इल्म है ये शर पसंदी की आड़ में क्या करना चाहते हैं। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये लोग फसाद करना चाहते हैं। आज अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की, अगर किसी ने कानून को हाथ में लेने की कोशिश की, सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की, तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। ये मैं बड़ी क्लियरली बता देना चाहती हूँ। अज़मा बुखारी ने कहा, क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर जलसे करती है? परवेज खटक साहब भी इस्लामाबाद पर यलगार करने आए थे। उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक को अटक का पुल नहीं पार करने दिया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। हक दो हैदराबाद की तहरीक का सिलसिला मुल्क भर में चलाया जाएगा। पहली शटर डाउन हड़ताल की, अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। हाफिज नईम ने अल्टीमेटम दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने 29 तारीख को पाकिस्तान भर में धरना देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं पहले शटर डाउन हड़ताल की थी, अब पहिया जाम करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल देख लें, लीडर गिरफ्तार हुआ तो पूरी पार्टी तकसीम हो गई। ये लोग चाहते हैं वन मैन आर्मी के तहत पार्टियां चलाई जाएं, जबकि जमात इस्लामी के इंतखाबात होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जमहूरियत की बहाली और आइन की बालादस्ती की तहरीक लेकर चल रहे हैं। उनका कहना था हम हक दो हैदराबाद की तहरीक चला रहे हैं और जमात इस्लामी की जिम्मेदारी है कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाया जाए। और अब कुछ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना है कि आईनी पैकेज का मुसवदा हुकूमत की जानिब से आया है, हमारी आईनी मुसवदे पर बात चल रही है, सियासी गुफ्तगू चल रही है, इसलिए मौलाना के पास आए थे। इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में नवीद कमर ने बताया कि यही फैसला हुआ है कि आईनी पैकेज पर बाकी जमातों के साथ भी मुशावरत जारी रखेंगे, ओपोजिशन से भी बातचीत करेंगे, मुशावरत के बाद ही कोई मुसवदा सामने आएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद नवीद कमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा कि सियासी गुफ्तगू चल रही है, इसलिए मौलाना के पास आए थे। इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान से बात भी करेंगे। उन्होंने कहा ना कि आईनी पैकेज का मुसवदा हुकूमत की जानिब से आया है। और एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इसराइल को तस्लीम करने की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में बानी पीटीआई के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने बानी पीटीआई के पुतले नजर आतिश कर दिए। रैलियों में साबिक वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की गई। दीनी जमातों ने बानी पीटीआई से उम्मत इस्लामिया से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। दूसरा बड़ा मुजाहरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बैनर्स पर बानी पीटीआई के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे भी दर्ज थे। एक बार फिर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की इसराइल को तस्लीम करने की खुफिया काविशों के खिलाफ दीनी जमातों ने एहतजाज शुरू कर दिया है। कराची और लाड़काना में बानी पीटीआई की इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मुजाहिरीन ने बानी पीटीआई के पुतले नजर आतिश किए। रैलियों में साबिक वजीर आजम के खिलाफ नारेबाजी की गई। दीनी जमातों ने बानी पीटीआई से उम्मत इस्लामिया से एलानिया माफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। कराची के ज़िला मलीर में कौमी यकजहती कौंसिल के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। दूसरा बड़ा मुजाहरा लाड़काना में पाकिस्तान उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बैनर्स पर बानी पीटीआई के इसराइल के साथ गठजोड़ के खिलाफ नारे दर्ज थे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का जिक्र करते हुए बात करें। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के खिताब के मौके पर पाकिस्तानी वफ़द ने वॉकआउट कर दिया है। नेतन्याहू के स्टेज पर आते ही पाकिस्तानी और ईरानी सिफारतकारों समेत दर्जनों सिफारतकार जनरल असम्बली हॉल से बाहर निकल गए। जनरल असम्बली इजलास के दौरान उस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइली मुखालिफ नारे बुलंद किए गए। जब नेतन्याहू खिताब के लिए पहुंचे, जैसे ही उन्होंने खिताब शुरू किया तो पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक ने एहतजाजन वॉकआउट किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिताब में कहा कि मैंने यहाँ पर कई मुकर्ररों का झूठ सुना। इसराइल अमन चाहता है और अमन का ख़्वाह रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइल के वज़ीर आज़म की तकरीर का बाइकॉट किया। वज़ीर आज़म की तकलीद करते हुए बाकी ममालिक ने भी जनरल असम्बली से बाइकॉट किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी की है। अज़मा बुखारी ने कहा कि आज आलमी सतह पर पाकिस्तान की काविशों को सराहा जा रहा है। आलमी इदारों ने तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। वज़ीर आज़म ने कश्मीर और फ़िलिस्तीन पर वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया है।
اب کچھ بات کر لیتے ہیں کارساز حادثے کے حوالے سے۔ کارساز حادثے میں پیش رفت سامنے آ گئی ہے۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں منشیات مقدمے کا حتمی پلان جمع کروا دیا گیا ہے۔ چالان میں تفتیشی افسر کا ملزمہ نتاشا کے نشے کی حالت میں گاڑی چلانے کا دعویٰ برقرار رکھا گیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کراچی مجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں رپورٹ بھی پیش کر دی گئی ہے۔ میڈیکل رپورٹ سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ حادثے کے وقت ملزمہ میٹافیٹامائن نشے کی حالت میں تھیں۔ ملزمہ نے دوران تفتیش اعتراف بھی کیا ہے۔ حتمی چالان میں ملزمہ کے نشے میں دھت ہو کر گاڑی چلانا تحریر کر دیا گیا۔ ملزمہ نشے میں انتہائی غفلت سے گاڑی چلا رہی تھیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت سے منشیات کے حوالے سے ملزمہ سے مزید تفتیش کی اجازت بھی مانگ لی ہے۔ اور حیدرآباد کی تحصیل نہرون کوٹ میں 2.5 سال کا بچہ پولیو سے معذور ہو گیا۔ حکام کے مطابق کراچی اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر پولیو وائرس پھیل رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ سندھ میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 5 ہو گئی، جبکہ بلوچستان کے کوئٹہ بلاک میں پولیو وائرس انتہائی شدت سے حملہ آور ہے۔ حکام کے مطابق ملک بھر میں رواں سال پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 24 ہو گئی۔ حکام کا کہنا ہے کہ انسداد پولیو مہم کے قطرے پلانے کے علاوہ بچوں کو پولیو کا شکار ہونے سے بچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ والدین کسی بھی سازش تھیوری پر یقین نہ کریں اور اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں۔ اور پھر دوسری ہی جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے حیدرآباد میں پولیو کیس کا نوٹس لے لیا ہے۔ مراد علی شاہ نے پولیو کیس کی انکوائری رپورٹ کی فراہمی کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا پولیو کیس پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جب کبھی نیا پولیو کیس ظاہر ہوتا ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے۔ دنیا ترقی کی نئی راہیں تلاش کر رہی ہے اور ہم پولیو سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ محکمہ صحت پولیو کی خصوصی مہم شروع کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ کہتے ہیں ہمیں متحد ہو کر اپاہج کرنے والے مرض پولیو کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے والدین سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو رضاکارانہ طور پر پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ والدین حکومت کی انسداد پولیو مہم کے دوران اپنے بچوں کو خطرے پلائیں اور اپاہج ہونے سے بچائیں۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یہاں وقت ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔